बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। और प्यारे बच्चों, आज हम 11वीं क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, कौन सा चैप्टर है बच्चों? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। कुछ हमारे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है या बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको हम सब इसमें स्टडी करने वाले हैं, जिससे आगे के जितने भी चैप्टर है उनमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड है ये, लेकिन ये जो टर्म है यहाँ पे जो यूज होने वाली है, बस उनको ये आपने समझना है, उनको ये आपने याद करना है, और इसके बाद तो फिर केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है ना? और बच्चों एक चीज और, अगर कोई बच्चे ये सोच रहा है कि सर ये मुझे आता है, पहले से मैंने पढ़ा हुआ है, तो कोई बात नहीं बच्चों, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो बच्चों घबराना मत। स्टार्टिंग से ही एक एक पॉइंट आपको, बेसिक से बेसिक पॉइंट आपको मैं क्लियर कराता चलूंगा। तो ये अपने माइंड से निकाल दो कि सर हमें केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती। तो अब से आप बस मेरे साथ स्टडी करो और उसके बाद देखना केमिस्ट्री आपको बहुत इजी से समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जा रहे हैं। तो बच्चों ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि केमिस्ट्री होती क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री की कि ये केमिस्ट्री है क्या। बहुत सारी डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी डेफिनेशन जो है टीचर्स कराते हैं, और भी कुछ लोग हैं उसमें, आप अगर बुक से पढ़ते हैं तो बुक में भी लिखा है द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी हैव टू स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है ना, कंपोनेंट्स, पता नहीं, और भी बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन बच्चों मैं आपको सबसे बेसिक और सिंपल इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या। बस एक लाइन में इसको फिनिश करते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर, यही केमिस्ट्री है बच्चों। केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? मैटर की। अब सर ये मैटर क्या होता है? ठीक है, तो एक चीज तो आप क्लियर समझ लो कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं, उसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब बात आती है बच्चों की मैटर क्या है। मैटर देखो, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, कोई भी ऐसा कंपाउंड्स, ऐसा सब्सटेंस जो भी आपको अपने नाम से दिखाई दे रहा है, जिसमें मास हो और दूसरा इसके अंदर क्या होना चाहिए? स्पेस, जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो मैं चलो लिख देता हूं यहाँ पे, हालांकि इसमें आगे मैं डिटेल्स में बात करूंगा इसकी। तो मैटर्स क्या है? मैटर्स में मैं लिख सकता हूं एनीथिंग या इसको ऐसे कर लो, एनीथिंग दैट हैव मास and occupies space, उसको हम कहेंगे मैटर। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कुछ भी जिसके अंदर मास हो और स्पेस हो। मास और स्पेस से मतलब क्या है? हमारे पास, आप सीधा मास और वॉल्यूम भी लिख सकते हो बच्चों, जिसके पास मास और वॉल्यूम होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे हाथ में मार्कर है, तो इसमें क्या है बच्चों? इसका अपना वेट है, वेट मतलब इसके अंदर मास है, ठीक है, इसका मास है, और इतने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है? इतना स्पेस इसने ऑक्यूपाई है। तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा? मैटर। आपका जो फैन है, आपने उसको उठा के देखा है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर बच्चों मास होता है, और दूसरा वो अपना एक स्पेस भी लेता है। जितने एरिया में चलता है उतना ही एरिया उसका क्या रहता है? उतना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, इवन ये बोर्ड, इस बोर्ड में बच्चों क्या है? मास भी है। आप इसको उठाओगे तो आपको भारी लगेगा, तो इसका मास भी है, और इसने ऑक्यूपाई किया है इतना स्पेस। कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है? यहां से लेके यहां तक इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो मतलब कोई भी सब्सटेंस आपके अराउंड, जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, चेयर्स है, तो चेयर में मास भी होता है, वो एक स्पेस ले लेती है जहां पे उसको आपने रखा है। तो कोई भी चीज अपने अराउंड में जो आप देख रहे हो, वो बच्चों क्या होता है? मैटर्स होता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? कि उसके अंदर मास होना चाहिए और स्पेस ऑक्यूपाई उसको करना चाहिए। सिंपल, बड़ी सिंपल डेफिनेशन हो गई कि एनीथिंग, मैटर्स क्या होता है बच्चों? मैटर एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इतना आप सबको क्लियर है कि हम इसको कहेंगे मैटर, जिसमें क्या होता है? मास होता है और स्पेस होता है, उसको हम कहेंगे मैटर। और स्टडी ऑफ मैटर क्या कहलाता है? केमिस्ट्री।
बस केमिस्ट्री यही तो है बच्चों। अब देखो एक चीज और बच्चों, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी और मैं आपको फिर से पढ़ा रहा हूँ। वहां पे आप लोगों ने बताया था कि भाई जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कौन से पार्टिकल्स होते हैं? मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूँ, ये मार्कर है, सॉलिड है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाया है जिनको हम देख नहीं सकते। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर ये एक सॉलिड बना है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, तो जो मैटर होता है, ये मैटर ही तो है बच्चों, जो आपका बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। उन पार्टिकल्स को हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहा था। इसका मतलब ये जो मार्कर है ये किससे बना है? एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है जिनको हम देख नहीं पा रहे। ठीक है, मैटर है, मैटर भी किससे बना है? एटम और मॉलिक्यूल से बना है। तो डेफिनेशन कैसे हो जाएगी बच्चों? एक डेफिनेशन आपकी ये भी हो सकती है, स्टडी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो केमिस्ट्री की दो डेफिनेशन में लिखा है, स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, या जिस स्टडी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? केमिस्ट्री कहते हैं। ये क्लियर है आप सभी को? अब बात आती है बच्चों कि ठीक है सर आपने बता दिया स्टडी ऑफ मैटर्स जो होता है केमिस्ट्री होता है, तो केमिस्ट्री के टाइप्स, क्या केमिस्ट्री एक ही है या कितने टाइप्स होते हैं? तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग बच्चों आपको लिखता हूँ, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, या आप इसको टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री में कहके क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। बच्चों केमिस्ट्री जो होती है उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कई तरीके से उसको क्लासिफाई किया गया है, एक ही केमिस्ट्री नहीं है। आप लोगों ने जो बेसिकली, अगर मैं बात कर रहा हूं जो हमने पढ़ना है डिटेल में जिनको, तो बेसिकली हम अगर टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री में बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। दूसरी जो हमारे पास आती है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। और जो थर्ड होती है हमारे पास वो होती है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बच्चों मेजर ग्रुप है केमिस्ट्री के जिनको हम स्टडी करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। कौन कौन सी है कि जो टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री है मेजरली बता रहा हूँ, इसके बाद भी बहुत सारी केमिस्ट्री है उनके भी मैं आपको जस्ट नाम बताऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि हमारे कोर्स में यही होती है, इनको ही हमने पढ़ना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीन पार्ट होते हैं बच्चों केमिस्ट्री को जो क्लासिफाई करते हैं। अब इसके बाद भी इन पर भी आता हूँ, उससे बाद में बता दूं बच्चों एक मेडिसिनल केमिस्ट्री भी होती है जिसमें हम मेडिसिन के बारे में या मेडिसिन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो मेडिसिनल केमिस्ट्री है। एक बच्चों पॉलीमर केमिस्ट्री होती है, उसमें हम सारे पॉलीमर्स के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी आपके ये फाइबर्स होते हैं या जितने भी आपके रेयान, टेरिलिन्स, ये सारे आपके पॉलीमर्स हैं, पॉलीथीन पॉलीमर्स हैं। तो पॉलीमर केमिस्ट्री में हम सब पॉलीमर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री पॉलीमर के बारे में पढ़ते हैं। एक आपके पास आती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बच्चों हम जो स्टडी करते हैं वो कि मेडिसिन को कैसे बनाया जाता है, जो ड्रग्स होती है उसको कैसे बनाया जाता है, वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। तो खैर जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे वहां पे आपको उनकी ब्रांचेस मिलेगी या आप उनमें आप उस फील्ड को भी चूज कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ ये तीनों पढ़नी है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है भाई? देखो बच्चों फिजिकल, फिजिक्स कुछ रिलेट हो रहा है, फिजिकल मतलब फिजिक्स, ये ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेटेड कोई बात है, तो फिजिकल केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स। और ये डील्स करती है बच्चों, फिजिक्स किससे डील करता है? फिजिक्स हमेशा डील्स करता है फोर्स के साथ, मतलब फिजिक्स में हम फोर्स को ही स्टडी करते हैं, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब हम कहाँ यूज करते हैं, मतलब जो फोर्स होता है वो हम फिजिक्स में यूज करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री डील्स करती है किसके साथ? फोर्स के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डील्स विद फोर्सेस, डील्स विद फोर्सेस। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं? डील्स विद फोर्सेस, फोर्सेस के साथ। लेकिन किन के बीच में फोर्स काम करेगा? तो बच्चों हमने कहा था कि क्या होते हैं यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उनकी स्टडी केमिस्ट्री है। तो ये जो फोर्स है किन के साथ हम इसको रिलेट करेंगे, किन के साथ हम इसको स्टडी करेंगे? तो डील्स विद फोर्स बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों हम करते क्या है?
कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो एटम्स होते हैं आपके, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, उनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है, उनके बीच में जो फोर्स डील करता है, किसके, एटम और मॉलिक्यूल्स के, तो उसी को ही हम कहते हैं आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में समझ में आ गया कि हमने क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में हमने फोर्स को डील करना है एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच। अब बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है इसमें हम क्या डील्स करेंगे बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील्स करते हैं, डील्स विद एलिमेंट एंड its compound, deals with elements and its compound। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स को डील करते हैं, उसके जो कंपाउंड्स है, कि जो कंपाउंड्स होते हैं किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बनाए, उन सब को हम स्टडी करते हैं बच्चों। यहाँ पे एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, एलिमेंट्स जो होते हैं प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे आपका गोल्ड होता है, ठीक है ना, तो ये कहाँ मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। आयरन हो गया, कहाँ मिलता है, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो एलिमेंट्स को और उसके कंपाउंड को स्टडी किसमें करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में जो एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स होता है वो उनको स्टडी करते हैं। अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डील करते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, क्या होती है मैं लिख देता हूं, हालांकि ये पूरी एक अलग से ब्रांच है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बहुत बड़ा वाइड एरिया है, तो वहां पे इनको हम अलग से, आपके पास चैप्टर है तब भी इसको डिटेल उसमें कराएंगे बेसिक से। तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड its derivatives, इसके डेरिवेटिव की स्टडी करेंगे। क्या क्या स्टडी करते हैं बच्चों, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखो बच्चों दो वर्ड है, एक हाइड्रोजन और दूसरा है कार्बन, यानी कि हम इसमें ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिनमें हाइड्रोजन होगा और कम कार्बन होगा। कार्बन और हाइड्रोजन तो उसमें होना कंपलसरी है। तो हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं और उसके साथ साथ उनसे बनने वाले कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम फिर डिटेल से जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराएंगे तब और बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसकी टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहा था। मैंने बताया कि जो मेजरली केमिस्ट्री होती है इसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल केमिस्ट्री जो कि फोर्स को डील्स करती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि डील्स करती है एलिमेंट्स के बीच, एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव की स्टडी हम इसमें करते हैं। तो ये था बच्चों इसका टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। कुछ मैंने आपको इसके बताया कि मेडिसिनल केमिस्ट्री भी होती है, पॉलीमर केमिस्ट्री होती है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है, तो बहुत टाइप की जो है केमिस्ट्री होती है, लेकिन हमने फिलहाल अपने कोर्स में जो है ये तीनों ही स्टडी करनी है, ठीक है बच्चों। अब बात आती है इसके इंपोर्टेंस की कि केमिस्ट्री इतनी इंपोर्टेंट क्यों है। तो इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में आपको अभी बताता हूँ कि भाई केमिस्ट्री का इतना ज्यादा इंपोर्टेंस क्यों है। तो बच्चों पहले उससे पहले आप हेडिंग डालने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट, जिससे आप अपनी नोटबुक में बिल्कुल आपने ये लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना। मैंने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सही तरीके से आपको लिखा है, तो यही आपके पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हेडिंग आपने लिखना है क्या, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। क्या हेडिंग लिखेंगे बच्चों, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। मैंने कहा कि केमिस्ट्री इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, ये क्या क्या इंपोर्टेंस केमिस्ट्री का हो सकता है। तो बच्चों अगर आप बात करते हैं इसके इंपोर्टेंस की केमिस्ट्री की, तो अर्ली मॉर्निंग से ही, जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं तब से ही आपकी लाइफ में केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। आपके टूथपेस्ट से लेके हमने जो कपड़े पहने हैं उनमें सब में केमिस्ट्री है, ठीक है बच्चों। क्योंकि टूथपेस्ट जो आपका बना हुआ होता है उसमें भी जो फाइबर्स यूज होते हैं, जो केमिकल्स यूज होते हैं, चाहे तो उसके पेस्ट की बात कर लो तो पेस्ट में भी बहुत सारे आपको पता है कि इसमें सोल्ट होता है। तो सोल्ट कहाँ स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। जो हमने क्लोथ्स पहने हुए हैं, कपड़े पहने हुए हैं, जो फाइबर्स होते हैं, ये सब कहाँ, पॉलीमर केमिस्ट्री में इनको एक तरह से स्टडी किया जाता है, ठीक है। अभी उससे पहले बात करूंगा, इंपोर्टेंस तो हम पढ़ ही रहे हैं इसका, लेकिन केमिस्ट्री जो होती है बच्चों वो साइंस का ही पार्ट है। आपने पढ़ा है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब किसके पार्ट है, साइंस के पार्ट है। तो इसको साइंस के पार्ट होने की वजह से मैं आपको बताऊं पहले साइंस क्या चीज होती है।
तो अगर बात करें बच्चे साइंस की, तो साइंस को मैं कहता हूं कि कोई आप एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डेफिनेशन मत हो कि साइंस की डेफिनेशन ये है जो रिलेटेड आई है, एक ऐसी कोई डेफिनेशन मत हो। तो साइंस में आपको बता देता हूं बच्चों, साइंस क्या है। साइंस को आप ये समझो कि साइंस एक कंटिन्यूअस एफर्ट है ह्यूमन बीइंग का, जो कि किसके लिए किया जाता है, टू द डेवलप ऑफ सोसाइटी अराउंड अस। तो हमारे अराउंड जो सोसाइटी है उसको डेवलप करने के लिए एक कंटिन्यूअस एफर्ट है किसका, ह्यूमन बीइंग का, वही साइंस है। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना जैसा एक बीमारी है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैली है, तो हर साइंटिस्ट, हर डॉक्टर्स अपने अपने लेवल्स पे क्या कर रहा है, उसके वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है, उसके लिए किट बनाने में लगा हुआ है। अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कह सकते हैं पुणे के जो डॉक्टर है उन्होंने एक किट बनाई है डायग्नोसिस के लिए, कोरोना के डायग्नोसिस के लिए उन्होंने एक किट बनाई है। उसमें क्या है बच्चों कि उस जो वो ह्यूमन था, जो डॉक्टर्स है, वो क्या कर रहा है, अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा है, किसके लिए, ताकि वो जो डायग्नोसिस उसने किट बनाई है उससे क्या पता किया जा सके, उससे ये पता लग जाए कि भाई इस आदमी को कोरोना है, इस आदमी को कोरोना नहीं है। मतलब कि आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए उसका अपना एक एफर्ट है। ऐसे ही हर साइंटिस्ट इस टाइम, बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं वो लगे हुए हैं किससे, ताकि उनको वैक्सीन मिल जाए इसकी। तो वो क्या है, और ये किसके लिए कर रहे हैं बच्चों, सब सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, अपने अराउंड जितने भी लोग हैं उनको बचाने के लिए हम कर रहे हैं। तो एक साइंस क्या है, तो साइंस ह्यूमन बीइंग का एक कंटिन्यूअस एफर्ट है जो कि सोसाइटी को डेवलप करने के लिए किया जाता है। क्लियर है, कोई बुक की डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, अपनी तरफ से बच्चों इसको समझो कि साइंस क्या है। साइंस एक कंटिन्यूअस एफर्ट है जो लगातार एफर्ट कर रहा है, कौन, ह्यूमन बीइंग, किसके लिए, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, ठीक है, या सोसाइटी को बचाने के लिए एक तरह से ऐसी महामारियों से। तो बच्चों अब इसमें बात आती है कि जैसे उसने किट बनाई है, जो पुणे के डॉक्टर्स हैं उन्होंने किट बनाई है डायग्नोसिस के लिए कि किस इसको कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इसको कोरोना है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लें। तो बच्चों वो वर्क हो गया आपका बायोलॉजी के अंदर। अब क्या है कि बहुत सारे जो केमिस्ट है वो इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हैं कि उनको वैक्सीन, तो वैक्सीन बनाने का जो काम है कि कोई ड्रग्स हम क्रिएट कर दे, डेवलप कर दे, उसका स्ट्रक्चर हम बना दे, वो सारा आता है बच्चों केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर कुछ नई नई थ्योरी हम पढ़ते हैं, नई नई थ्योरी आती है बच्चों फोर्सेस से रिलेटेड, तो वो सब हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। तो इसी तरह से बच्चों अब मैंने क्या कहा कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस का पार्ट है। और ऐसे ही बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि एक आपने डिजीज, बहुत ही कॉमन डिजीज है, कौन सी, कैंसर। कौन सी डिजीज है बच्चों, कैंसर, ठीक है। तो इस कैंसर के लिए कुछ मेडिसिन तैयार की गई थी, केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो कौन सी मेडिसिन है वो, सिर्फ मैं बच्चों बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं वहां पे आपके पूछे जाते हैं। और दूसरे आपके जो इंपोर्टेंट टर्म है उनको डिस्कस मैं यहाँ पे करूंगा। फालतू चीजें बहुत सारी हैं, आपके पास फुर्सत है तो आप बुक निकालो, वहां पे आप पढ़ लो उसके बारे में कि किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, क्या है ये। तो सिर्फ मैं अपने पॉइंट्स लाऊंगा। तो कैंसर जो होता है बच्चों, कैंसर के लिए जो मेडिसिन हम यूज करते हैं सिस्प्लेटिन, कौन सी, इसका बस नाम याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्प्लेटिन किसके लिए यूज किया जाता है, सिस्प्लेटिन कैंसर में यूज किया जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन यूज किया जाता है, सिस्प्लेटिन। एंड एक और लिखा हो बच्चों, टैक्सोल, ठीक है, टैक्सोल लिख दिया। एक बच्चों में आपको सुना था एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है ना, सब इन डिजीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। एड्स, इसमें जो यूज किया जाता है बच्चों AZT, ये मेडिसिन यूज की जाती है, एजिडोथाइमिडिन, ये यूज की जाती है इसमें, ठीक है बच्चों। और भी इससे अलग जो हम प्लास्टिक्स यूज करते हैं, ये सब केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। प्लास्टिक, फाइबर, मेडिसिन, फर्टिलाइजर सब कहां यूज किया जाता है बच्चों, केमिस्ट्री में ही इसका यूज करते हैं। और भी बच्चों डाइज, जो आपकी बालों में लगाने वाली डाइज होती है, उनके भी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे आगे केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये सब वहां पे यूज किए जाते हैं। और भी आए बच्चों, जैसे आपका ऑप्टिकल फाइबर, हाँ ये नई चीज है ऑप्टिकल फाइबर, ये एक्चुअली भी कुछ सालों से ही इसका यूज होने लगा। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, इंक्रीज
इंक्रीज द स्पीड ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट की जो स्पीड होती है बच्चों, उसको बढ़ाने में हम किसका यूज करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर का। तो ये भी अभी डेवलप हुआ है, जैसे कि नैनो केमिस्ट्री आती है बच्चों, नैनो कंपोजिशन हम बनाते हैं नैनो केमिस्ट्री के अंदर। तो अभी बहुत ज्यादा एडवांस यूज जो है केमिस्ट्री का हो गया है। तो ऑप्टिकल फाइबर, जितने भी आपके कंडक्टिंग वायर है उनमें हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कहाँ यूज किया जाता है? एसिड्स, एल्कलाइन, सोल्ट, ये सब किसके पार्ट है बच्चों? इन सब में हम जो है केमिस्ट्री है। तो ये जो सारी चीजें है बच्चों, स्टार्टिंग से लेके आपके अराउंड जितने भी यूज हम कर रहे हैं वो सब किसका कर रहे हैं? केमिस्ट्री का। तो इंपोर्टेंस में आपने ये सारी चीजें याद रखी है। जो मेन चीजें वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि कैंसर में सिस्प्लेटिन और टैक्सोल यूज की जाती है, जो कि केमिस्ट्री डेवलप किया है जिसने, तो केमिस्ट्री में इसका यूज होता है। एड्स में एजिडोथायमिडिन, ये मेडिसिन है, ये इसके ट्रीटमेंट्स में एड्स की यूज की जाती है। प्लास्टिक फाइबर, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, डाइज, ऑप्टिकल फाइबर, एसिड, एल्कलाइन, सोल्ट, सब बच्चों जो है केमिस्ट्री की ही देन है, सब हमें केमिस्ट्री से मिला है। तो इसलिए हमारे लिए केमिस्ट्री जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने इसको पढ़ना है। तो इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आप जल्दी से भाई इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में स्टार्ट करता हूँ केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है बच्चों, अब मैं जो आपका चैप्टर है इसका फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिखता हूँ, मैटर। अभी तक हमने क्या किया, इसका जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट है बच्चों, सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट का मैंने आपको बताया कि कहाँ है इसका इंपॉर्टेंस हम करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, कितने इसकी ब्रांचेज है, कितने इसके टाइप्स हैं, होती क्या है, ये सब चीज हमने स्टडी किया। और फर्स्ट टॉपिक बच्चों मैटर। हालांकि मैं इसके बारे में आपसे पहले इंट दे सकता हूँ। तो मैटर क्या होते हैं? एनीथिंग, डेफिनेशन हमारी वही है बच्चों, anything that have mass and occupies space, या जिसको आप वॉल्यूम भी कहते हैं, मास एंड वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, जिसमें मास और वॉल्यूम होता है। बच्चों वॉल्यूम की अभी आपने सिर्फ वॉल्यूम की जब भी बात आती है तो आप लोग क्या समझते हैं कि वॉल्यूम सर यूनिट है किसकी? लिक्विड को मेजर करने की, लीटर है जैसे कि, तो वॉल्यूम क्या है? वही सब चीज है। लेकिन बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम से मतलब वो नहीं है। वॉल्यूम का मतलब ये क्या है कि बच्चों वॉल्यूम के साथ साथ आप स्पेस भी देख रहे हैं कि जैसे कि ये मेरे पास मार्कर है, तो इसने स्पेस ने ऑक्यूपाई किया जाता है, तो इसका वॉल्यूम भी जो है इतना ही है। ठीक है बच्चों, तो वैसे आपने इसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ आपने देखना है कि मैटर क्या होते हैं। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसमें मास होता है और जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? मैटर कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो मार्कर है आपका फैंस हो गया, आपके अराउंड जैसे कि बोर्ड्स आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इसमें सब में क्या है? मास है और स्पेस को ने ऑक्यूपाई किया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप नजर दौड़ाओगे तो अपने आसपास की, आप जहाँ पे बैठे होंगे इस लेक्चर को देख रहे होंगे, तो आप अपने आसपास देखो जो भी चीजें हैं जिन्होंने स्पेस को घेरा है, जिनके अंदर आपको मास लगता है, वो सब चीजें क्या है? मैटर्स है। अब आप लोग कहोगे सर ये तो आपने बता दिया मैटर है, तो मैटर कौन नहीं है? तो बच्चों मैटर जैसे कि फीलिंग्स, आपकी फीलिंग, किसी पे गुस्सा आना, ये मैटर नहीं है। क्योंकि जो आपका फीलिंग्स है, आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है या आप किसी को लाइक करते हैं, तो वो क्या है? वो आपकी फीलिंग है, उन्होंने कोई स्पेस नहीं घेरा है। ठीक है ना, उनमें कोई मास नहीं है। किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी को लग रहा है कि उसमें बहुत सारा जो है एक तरह से वेट हो आपके गुस्से में, तो नहीं है बच्चों, वो सब क्या है? वो मैटर नहीं है। ठीक है ना, फीलिंग्स मैटर नहीं है, मतलब उसमें आपको गुस्सा आना, लाइक करना, ये सब क्या है? आपके मैटर नहीं है। क्योंकि मैटर के लिए क्या कंडीशन है? उसमें मास होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए, या वॉल्यूम उसमें अंदर होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं बच्चों मैटर। अब इसका क्लासिफिकेशन में करने जा रहा हूँ बच्चों, मैटर का क्लासिफिकेशन में करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास बनेगी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन बच्चों जो मैं इसका कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट,
मतलब फिजिकल स्टेट का मतलब होता है बच्चों बाहर से हमें कैसा दिखाई दे रहा है, जैसा हमें दिखाई दे रहा है उसी के बेसिस पर हम उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला मैटर का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेसिस। तो आपने देखा है बच्चों फिजिकल स्टेट के बेसिस पर ये जो होता है 3 टाइप का होता है। एक आपके पास होता है सॉलिड, दूसरा आपके पास होता है लिक्विड, और तीसरा आपके पास होता है बच्चों गैस। ठीक है, तो फिजिकल यही चीज हमें आप बच्चों कोई भी चीज देखो अपने राउंड, या तो आपको वो सॉलिड दिखाई देगी, या आपको वो लिक्विड दिखाई देगी, या फिर गैस दिखाई देगी। अगर आप अपने राउंड से नजर लगाएंगे तो आपको सिर्फ जितने भी मैटर्स है उसमें आपको यही 3 चीजें दिखाई देगी, या तो वो सॉलिड स्टेट में होगी, या फिर वो लिक्विड स्टेट में होगी, या फिर वो गैसियस स्टेट में होगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर 9th क्लास में तो अपने 5 पढ़ी थी स्टेट, एक प्लाज्मा भी होती है, एक बोसाइंस्टीन भी होती है बच्चों, बहुत रेयर होती है। लेकिन आपने नो डाउट आपने 9th क्लास में 5 ही स्टेट पढ़ी नहीं थी, सिर्फ आपने नाम जाने थे उनके, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस, एक प्लाज्मा, एक बोसाइंस्टीन। ठीक है, लेकिन बच्चों हमने वहां पे भी उनके सिर्फ आपको नाम बताए थे और यहाँ पे भी इनका नाम बताए, क्योंकि हमने इनको ही पढ़ना है, जिनमें बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर केसेस में बच्चों प्लाज्मा स्टेट मिलती है या आपको बोसाइंस्टीन मिलती है। ठीक है, तो मेजरली जो हमने पढ़ना है, हमारे अराउंड जितनी भी चीजें हैं मोस्टली इन्हीं तीनों में एग्जिस्ट करती है, या तो वो सॉलिड होगी, या वो लिक्विड होगी, या फिर वो गैस होगी। तो यहाँ पर भी बच्चों हमने इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इसलिए मैंने फिजिकल स्टेट के बेसिस पर 3 ही टाइप के आपको लिखवाए हैं कि जो मैटर होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट में होता है। ठीक है, अब बच्चों इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिडिटी। तो बच्चों जो सॉलिड होते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, सॉलिड जो होते हैं इनकी फिक्स, सॉलिड है फिक्स शेप एंड साइज। सॉलिड जो होते हैं बच्चों इनका फिक्स शेप होता है, फिक्स साइज होती है, एंड वॉल्यूम भी कह सकते हैं, फिक्स शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी फिक्स शेप होती है बच्चों। जैसे ये मार्कर है, इसकी शेप बच्चों फिक्स है, इसकी शेप क्या है, फिक्स है, इसका साइज भी क्या है, फिक्स है। अगर मैं इसको दबाऊं तो ये नहीं दब सकता, तो इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो बच्चों ये क्या है, फिक्स है। इसका वॉल्यूम भी इतना ही है तो फिक्स है, इसको मैं घटा बढ़ा नहीं सकता कि आपने इसमें से यूज कर लिया तो नहीं। हाँ, अलग बात है कि आप इसको तोड़ दो बीच में से, लेकिन अब ये जो मार्कर है इसकी फिक्स शेप है, फिक्स साइज है इसका, और फिक्स इसका वॉल्यूम है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी सॉलिड की यही होती है कि फिक्स शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम, फिक्स शेप और साइज होता है। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स में क्या होता है बच्चों, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल। क्योंकि ये किससे बना है, ये बोर्ड किससे बना है, ये एटम से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, छोटे छोटे। तो वे क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये पार्टिकल्स जो है ऐसे पैक्ड होते हैं सॉलिड के अंदर। ठीक है बच्चों, इस तरह से भी पैक्ड होते हैं सॉलिड, इस तरह से भी पैक्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में। इनके जब हम बारे में पढ़ते हैं तो बच्चों ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब सोचो बच्चों, अभी मैं एक मार्कर और लेता हूं यहाँ पे, हाँ एक साइज के, देखो बच्चों, अब देखो ये 2 मार्कर है बच्चों आपके पास। अगर मैंने इनको ऐसे कर दिया, बिल्कुल इनको, अब ऐसे किया है आपने इसको, अब दबाओ इनको, आप इनको नहीं दबा सकते। सर ये तो पूरे दब गए, आप इनको आप दबा सकते हो, आप इन पे कैसे ही फोर्स कर लो बच्चों, ये आप इनको नहीं दबा सकते हो। क्यों नहीं दबा सकते, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड है। देख लीजिए, जो पार्टिकल्स है वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है। अगर आप इनको दबाओगे तो ये नहीं दबेंगे। जैसे कि ये बोर्ड है, इसके पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है, आप इस पे कैसे ही फोर्स लगाओ, कैसे ही फोर्स लगाओ, ये बच्चों नहीं दबेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है। अगर इनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते तो आप इनको दबाते तो दब जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जितने भी सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए ये आप इसको नहीं दबा सकते, इसलिए हम इनको भी नहीं दबा सकते। ठीक है बच्चों, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। थर्ड प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिख रहा हूं, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी,
इनको हम दबा नहीं सकते हैं, नॉन कंप्रेसिबल। तो ये क्या होते हैं, सॉलिड आर नॉन कंप्रेसिबल, सॉलिड आर नॉन कंप्रेसिबल, दबाया नहीं जा सकता इनको। ठीक है बच्चों, इनको हम क्या नहीं कर सकते, दबाया नहीं सकते, क्योंकि आप इसको कितने ही दबा लो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये पार्टिकल्स देखो बच्चों, ये पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड है। अगर भाई ये आपस में बिल्कुल सटल हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड में, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो मैं ये भी पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पे, क्या बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, इसकी जगह बच्चों आर लगा लो, क्योंकि पार्टिकल्स एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो इसलिए आर लगा लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग बिटवीन पार्टिकल्स, चलो यहां भी लिखता हूं, बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है बच्चों, जिसकी वजह से, ये किसकी वजह से आपस में क्लोजली पैक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही बच्चों आपस में इतने ज्यादा स्ट्रांगली पैक है। ठीक है, अब सोचो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, क्या ये पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, क्या ये पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ये तो बहुत क्लोजली पैक्ड है। अभी मैं इनकी बात करता हूँ, इस मार्कर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह से ये क्या है, दबदबी, इसको हम कैसे ही कंप्रेस कर लेंगे, नहीं दबेगा बच्चों। ठीक है, ये फिक्स है, अब इस पे हम अगर फोर्स पे लगाए तो ये नहीं दबेगा, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स जो है बहुत क्लोजली पैक्ड है। अब सोचो कि ये पार्टिकल्स क्या मूव कर सकते हैं, इसके पार्टिकल्स क्या इधर उधर मूव कर सकते हैं, एटम्स नहीं कर सकते बच्चों। क्यों नहीं कर सकते, अगर ध्यान से देखोगे, ये पार्टिकल्स जो है ये इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, क्योंकि इधर भी दूसरा पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है। कैसे कैसे बोल सकते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं आपको इसको इधर लिख देता हूँ बच्चों। नेक्स्ट लिक्विड का आगे कराऊंगा, तो क्या है, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, पार्टिकल्स, ये इधर मैं सारा सॉलिड के बारे में लिख रहा हूं, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। कैसे, अभी बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। आप लोगों ने बस में सफर किया है, मोस्टली बच्चों ने किया होगा, तो उसमें क्या होती है बच्चों, 3 की एक सीट होती है बैठी, ठीक है ना। अब सोचो कि आप बीच में बैठे हो, इधर से भी कोई आंटी आगे बैठ जाए, इधर से भी कोई आंटी आगे बैठ जाए, ठीक है ना, हैवी सी, तो अब क्या करोगे, क्या आप मूव कर सकते हो इधर उधर, नहीं, तो लेकिन मूव नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसे ऐसे हिल तो सकते हैं ना वहीं पे, लेकिन आप इधर नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते, लेकिन आप ऐसे ऐसे करके हिल सकते हैं वहां पे, मतलब वाइब्रेट कर सकते हैं। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स है ये इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, लेकिन अपनी जगह हिल सकते हैं। ठीक, इनकी भी वही कंडीशन है, जब आप 3 वाली बस के अंदर सीट पे बैठते हैं और एक इधर हैवी आदमी बैठ जाए इधर, तो ना आप इधर जा सकते, ना आप इधर जा सकते, लेकिन वहीं पर आप वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इनकी भी सेम वही कंडीशन है, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव बट ओनली वाइब्रेट बट ओनली वाइब्रेट कर सकते हैं बच्चों, और कुछ नहीं कर सकते। वाइब्रेट हो सकते हैं लेकिन मूव नहीं कर सकते। तो ये बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज थी। अब देखो, जब ये इधर उधर नहीं जा सकते बच्चों, घूम नहीं जा सकते, आपने एनर्जी पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर मैं रेस्ट में खड़ा हूं, अभी कौन सी एनर्जी काम कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं बच्चों, ऐसे मूव कर रहा हूं, फिलहाल कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ये तो समझते हैं, सिंपल सी बात है। अगर आप कोई चीज रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो वहां पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होती है। कोई चीज अगर मूवमेंट कर रही है, तो वहां पे बच्चों हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो क्या पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं, नहीं, पार्टिकल्स तो हमने लिखा पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, तो पार्टिकल्स तो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी तो बच्चों की नेग्लिजिबल होगी, जीरो के बराबर होगी। वहीं बैठे हो आप, कोई मूवमेंट नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी, जीरो। या मैं लिख देता हूं यहां पे, काइनेटिक एनर्जी इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल वर्ड यूज कर सकते हो, या बच्चों आप वर्ड यूज कर सकते हो वेरी लेस। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है सॉलिड के केस में बहुत
कम होती है या ना के बराबर होती है, क्योंकि हमने देख लिया ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं बच्चे। ठीक है, अब देखो एक और पॉइंट यहाँ पे में इंपॉर्टेंट है, फ्लूइडिटी। क्या ये फ्लूइडिटी शो करेगा? फ्लूइडिटी का मतलब होता है बच्चों बहना। बहना जैसे कि आपका जो नदी के अंदर पानी होता है वो बहता है। कभी सॉलिड को ऐसे बहते हुए देखा है? ये मार्कर है, कभी ये आपने देखा हो कि भाई ऐसे ही बह रहा हो इधर से इधर जैसे पानी बहता है। तो बच्चों सॉलिड के अंदर जो होती है फ्लूइडिटी नहीं होती, क्योंकि नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। तो फ्लूइडिटी नॉन सॉलिड क्या होते हैं? नॉन फ्लूइडिटी शो करते हैं। नॉन फ्लूइडिटी होती है, कोई फ्लूइडिटी नहीं होती, इनके लिए बड़ी यूज नहीं किया जाता। अब बच्चों लिक्विड के बारे में बात करता हूं, इधर मैं थोड़ा सा और स्पीड ले लेता हूं। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में बच्चों? लिक्विड के बारे में। ठीक है, तो लिक्विड में क्या है भाई? लिक्विड की जो होती है बच्चों वॉल्यूम तो लिक्विड का फिक्स होता है, फिक्स वॉल्यूम, बट शेप is not fixed, जो लिक्विड होता है बच्चों इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर पानी लिया है, आपने 1 लीटर पानी को एक बीकर के अंदर रखा है। कैसे? सिंपल, एक बोतल ले लो तो पानी जो होता है उसी की शेप ले लेगा। अब आपने एक चौड़ा बर्तन ले लिया, काफी 1 लीटर पानी उसके अंदर डाल दिया तो जो पानी होता है वो उसी की शेप ले लेगा। आपने एक कंटेनर भर दिया तो कंटेनर की शेप ले लेगा। तो बच्चों जो लिक्विड होता है इसका लेकिन वॉल्यूम हमेशा वही रहता है। ऐसा तो नहीं कि आपने 1 लीटर बोतल ली थी पानी की और उसको आपने एक बाल्टी में डाल दिया तो आपने देखा कि भाई पानी आधा लीटर हो गया। ऐसा तो नहीं होता, पानी आपका 1 लीटर ही रहेगा लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाएगी। जैसे आपने उसको एक बाल्टी के बकेट के अंदर डाला है तो वो उसकी शेप ले लेगा। आपने एक कंटेनर के अंदर डाला है तो उसकी शेप ले लेगा बच्चों। अगर आपने उसको एक बोतल के अंदर लिया है तो उसकी शेप ले लेगा। तो मतलब पानी की जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। पानी मतलब लिक्विड की जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम जो होता है उसका फिक्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आते हैं, जैसे यहाँ का पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों उनमें छोटा सा गैप होता है। ठीक है ना, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जैसे ये सॉलिड के अंदर तो क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड तो होते हैं लेकिन इतने भी ज्यादा टाइट नहीं होते, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। जैसे ये मैं पार्टिकल्स दिखा रहा हूँ, ये 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 पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, इसलिए ये क्या शो करते हैं? फ्लूइडिटी शो करते हैं। इसलिए ये क्या शो करते हैं? फ्लूइडिटी। ये पार्टिकल्स इधर 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 से बैठते हैं तो इनके बीच में मैं लिख देता हूँ पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड, आर नॉट क्लोजली पैक्ड। और जब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं है तो बच्चों देखो इनको दबाओगे तो दब जाएगा। आपने कभी एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक पॉलीथीन में पानी को भराया है तो जब उसको दबाते हैं तो बच्चों को दब जाता है, कंप्रेसिबल हो जाता है, क्योंकि इनके बीच क्या है? स्पेस है। अगर आप इसको दबाओगे तो ये थोड़ा दब जाएगा। तो ये क्या होते हैं? कंप्रेसिबल होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? कंप्रेसिबल होते हैं। तो लिक्विड आर कंप्रेसिबल। दूसरा बच्चों इनके लिए क्या करते हैं? पानी हमेशा बहता है। क्यों बहता है? क्योंकि देखो बीच में स्पेस है इनके बीच में। तो ये क्या करते हैं? इसके लिए हम एक कर देते हैं लिक्विड शो फ्लूइडिटी। तो लिक्विड शो फ्लूइडिटी, लिक्विड शो फ्लूइडिटी। ठीक है, ये फ्लूइडिटी क्या करते हैं बच्चों? शो करते हैं। अब रही बात इनकी पार्टिकल्स, यहाँ पे लिखा था मैंने कैन नॉट मूव, लेकिन पार्टिकल्स यहाँ पर मूव कर सकते हैं। रीजन आपको पता है क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। और इस स्पेस को बच्चों हम नाम देते हैं जो पार्टिकल्स के बीच में होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस इसको कहते हैं। इंटर का मतलब होता है बच्चों दो के बीच की स्टेट, एक इसकी एक इसकी, तो दो के बीच मतलब इंटर। मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल्स ही तो है बच्चों, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स है तो इंटरमोलिकुलर, और बीच में स्पेस है तो नाम रखते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर स्पेस। कंप्रेसिबल होते हैं, क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है।
फ्लूइडिटी शो करते हैं। सबका आंसर बच्चों क्या है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है इसलिए फ्लूइडिटी शो करते हैं, इसलिए कंप्रेसिबल होते हैं। अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है या नेग्लिजिबल होती है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। किससे ज्यादा होगी, सॉलिड से ज्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी greater than solid but less than gases। जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सॉलिड से तो ज्यादा होगी, लेकिन गैस से क्या होगी, कम होगी। ठीक है बच्चों, गैस से क्या होगी, कम। तो ये कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब लास्ट हमारे पास बचता है गैसेस। तो गैस में सबसे पहली चीज तो बच्चों, इनका ना तो फिक्स शेप होता, ना इनकी फिक्स साइज होती, ना इनका फिक्स वॉल्यूम होता। कैसे, आपने देखा है बच्चों, जो गैस होती है, एक ड्यू की बोतल आती है इतनी, ठीक है ना, तो जब वो ड्यू की बोतल में यहाँ जाएगा, आपकी कितनी होगी, इतनी बड़ी ड्यू की बोतल, वहां पे डिपेंड करता है आपने कितनी बड़ी खरीदी है, कितने पैसे आपने खर्च किए हैं। ठीक है, तो जनरली बता रहा हूं, जनरली आपकी जो बोतल होती है ड्यू की, वो छोटी होती है, तो उसके अंदर गैस भरी होती है, लेकिन जैसे ही आप उसको फैला देते हो, उसको दबाते हो, तो हम देखते हैं कि पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। ठीक है, पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। मतलब जब वो उस ड्यू की बोतल के अंदर होती है, तो उसके शेप की होती है, उसके साइज की होती है, ठीक है ना, उसका उतना ही वॉल्यूम वो लेती है, उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करती है जितना बोतल का होता है। लेकिन जब उसको आप निकाल देते हो उसमें से, तो वो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। समझिए, पूरे रूम को क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। तो इसलिए गैस की ना तो कोई फिक्स शेप होती है, ना साइज होता, ना उसकी वॉल्यूम होती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैसे बच्चों, नॉट फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको कोई फिक्स शेप और साइज या वॉल्यूम उसका नहीं होता। ठीक है बच्चों, नॉट फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट में मैंने आपको क्या लिखवाया, यहाँ पे कहा इंटरमोलिकुलर स्पेस। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए गैस को बहुत तेजी से कंप्रेस किया जा सकता है, तो हाईली कंप्रेसिबल होती है। आपने बच्चों को यूज किया है साइकिल में, जब हवा भरते थे, टायर में हवा भरते हैं, वो पंप जो होता है उसको दबाते हैं, तो वो क्या करता है, वो पंप जो एयर होती है उसको कंप्रेस करता है, और वो कंप्रेस करके कहाँ, टायर में डाल देता है। तो इसका मतलब ये पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, इनको आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ये होते ही नहीं, या लेस कह सकते हैं, ये इनसे थोड़े ज्यादा होते हैं, और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। काइनेटिक एनर्जी, इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, तो ये क्या है, बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं, तो इसलिए इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, हाईली काइनेटिक एनर्जी होगी, सबसे ज्यादा, या हाईएस्ट वर्ड यूज कर देता हूं बच्चों, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, इनकी होगी। ना तो फिक्स शेप होती, ना साइज होता, ना वॉल्यूम होता। कंप्रेसिबल, फ्लूइडिटी शो करते हैं, ठीक है ना। कंप्रेसिबल मैंने लिखा हाईली कंप्रेसिबल। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा इनकी होती है, फिर उससे कम लिक्विड की होती है, और सबसे कम किसकी होती है बच्चों, सॉलिड की होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखे हैं, तो जल्दी से बच्चों इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और आज के लिए इस लेक्चर में हम इतना रखते हैं। इसके बाद हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का पढ़ने जा रहे हैं, ये तो हमने पढ़ा है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। इसके बाद जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बच्चों, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़ेंगे, बड़े लेवल पे पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है ना, तो अभी आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ठीक है बच्चों, ये सारा नोट करो अपने फेयर नोट में। अलग से आपने कोई पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, जितने पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखा रहे हैं इतने सफिशिएंट है। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, बेसिक सारी चीजें हैं। 9th क्लास में भी आप लोगों को पढ़ चुके हैं, कोई सारी चीजें चल रही है। ठीक है ना, तो हाँ, एक दो पॉइंट आप इसको खुद लिख सकते हैं बच्चों। जैसे कि जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर क्लोजली पैक्ड होते हैं, यहाँ पर ज्यादा क्लोज पैक नहीं होते हैं, इसमें तो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल्स तो जो है बहुत दूर दूर होते हैं, तो पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड, सो फ्लूइडिटी, हाईएस्ट फ्लूइडिटी शो करते हैं। आप लिखना चाहोगे तो चलो मैं लिख देता हूं, पार्टिकल्स आर नॉट
क्लोजली पैक्ड, दूर दूर होते हैं बच्चों, पार्टिकल आर नॉट क्लोजली पैक्ड। फ्लूइडिटी बहुत तेजी से बहती है, तो हाईएस्ट फ्लूइडिटी, हाईएस्ट फ्लूइडिटी होती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इस लेक्चर में रखते हैं। ये सारा आपने रिवाइज करना है अच्छे से, एक एक पॉइंट्स आपका यहाँ पे क्लियर होगा। और केमिस्ट्री से बिल्कुल भी घबराना नहीं, केमिस्ट्री बहुत आसान है, आपको हर पॉइंट समझ में आएगा, चाहे आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, इससे मत घबराओ। ठीक है, तो बस थैंक यू।